Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Crack Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and every essential information with respect to the decision of the US to quit the Open Skies Treaty. So what is this treaty? What is the purpose of this treaty? And what are the reasons behind US decision to withdraw from this treaty along with the consequences of the same on the different treaties have been covered in this video. So respecting the time guys, let's begin this video. The President of United States of America, that is Donald Trump, has said that the US will exit the Open Skies Treaty and a new treaty could be made or this treaty could be amended in order to resolve the concerns of the US with respect to the Open Skies Treaty. तो ये US का ऐसा तीसरा मेजर डिसीजन है टू रिनाउंस द मेजर आर्म्स ट्रीटी. इसके पहले दो डिसीजन जो यूएस ने लिए थे दे वर विद रिस्पेक्ट टू द ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड जिसको JCPOA भी बोलते हैं, दैट इज द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें P5+1 कंट्रीज ने ईरान के साथ एक डील साइन करी थी टू लिमिट द ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज. एंड द सेकंड मेजर ट्रीटी वाज द INF, दैट इज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जो कि 1987 में साइन हुई थी बिटवीन यूएस एंड द सोवियत. एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दीज टू nations agreed to reduce their nuclear arsenal and also employ extensive on-site inspections. तो इस ट्रीटी ने पहली बार ब्रेक लगाए थे न्यूक्लियर आर्म्स रेस पे by making both the nuclear superpowers to conclude an agreement, that is INF, जिसमें ये डिसाइड हुआ था जो भी ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं हैविंग अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स टू 5500 किलोमीटर्स वो एलिमिनेट किए जाएंगे. इस ट्रीटी से भी यूएस ने लास्ट ईयर दैट इज 2019 में विड्रॉ कर लिया था. और अब ये जो न्यूज आई है विद रिस्पेक्ट टू दी ओपन स्काईज ट्रीटी, इससे जो सबसे ज्यादा एप्रीहेंशंस क्रिएट हो रहे हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू दी न्यू स्टार्ट ट्रीटी. न्यू स्टार्ट ट्रीटी को हम वीडियो के एंड में समझने की कोशिश करेंगे और कैसे वो ओपन स्काईज ट्रीटी से लिंक्ड है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे. बट नाउ लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट दी OST. ओपन स्काईज ट्रीटी को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी ओपन स्काईज ट्रीटी एंड ओपन स्काईज एग्रीमेंट. दोनों चीजें अलग हैं. तो ओपन स्काईज एग्रीमेंट जो होते हैं दे अलाउ डेजिग्नेटेड एयरलाइंस टू ऑपरेट फ्रीली. वो दो कंट्रीज के बीच में होते हैं. जैसे इंडिया ने ओपन स्काईज एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं विद वेरियस कंट्रीज लाइक जमाइका, ग्रीस, जापान, श्रीलंका, यूएस एंड विद द एंटायर एशियन रीजन. तो इस ओपन स्काईज एग्रीमेंट में इंडिया ने उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि कुछ डेजिग्नेटेड एयरलाइंस जो हैं वो फ्रीली ऑपरेट करेंगी बिटवीन बोथ द कंट्रीज. तो इंडिया ने अपने 6 मेजर एयरपोर्ट्स जो कि मेट्रो सिटीज में है उनको इस एग्रीमेंट में इंक्लूड करा है जहां से फ्लाइट्स फ्रीली ऑपरेट हो सकती हैं. तो इस एग्रीमेंट के थ्रू अनलिमिटेड फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट हो सकती हैं. और जो ओपन स्काईज एग्रीमेंट है इंडिया का वो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी दैट इज NCAP 2016 के थ्रू लेके आया गया था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि सार्क नेशंस एंड ऑल द countries which are beyond the 5000 radius from the Indian territory can have open skies agreement with India. तो यहाँ पे open skies agreement को open skies treaty के साथ हमें confuse नहीं करना है. Now let us study about the open skies treaty. So open skies treaty basically permits the members of the OST to conduct short notice unarmed reconnaissance flights over the other state countries territories to collect data on the military forces and activities. तो basically इसमें जो भी मेंबर स्टेट्स हैं तो वो ये अलाउ करते हैं कि कोई सेकंड मेंबर स्टेट अगर चाहे तो थ्रू द मोड ऑफ एरियल सर्विलेंस बाय यूजिंग द एयरक्राफ्ट्स हैविंग सेंसर्स फिटेड इन देम वो हमारी टेरिटरी में आके सर्वे कर सकता है एंड डेटा कलेक्ट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री फोर्सेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आइजनहोवर, जिन्होंने इस आइडिया को पहली बार 1955 में एक्सप्रेस करा था. लेकिन तब मॉस्को को स्पाइंग एक्टिविटीज से रिलेटेड डर था तो तब सोवियत यूनियन ने ये एग्रीमेंट नहीं करा था. देन लेटर ऑन 1980s में सीनियर जॉर्ज बुश ने वापस इस आइडिया को पुश करा एंड देन बोथ द कंट्रीज दैट इज यूएस एंड द सोवियत स्टार्टेड नेगोशिएटिंग द ओपन स्काईज ट्रीटी. फाइनली इस ट्रीटी को 1992 में साइन किया गया और ये ट्रीटी फोर्स में आई 2002 में. इस ट्रीटी में एट प्रेजेंट 34 स्टेट्स हैं
जो ये अलाउ करते हैं कि शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स उनकी टेरिटरीज पे और वो भी सेम टाइप की फ्लाइट्स दूसरे की टेरिटरीज पे फ्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज। तो थोड़ी सी और हम निटिग्रिटीज देख लेते हैं अबाउट दिस ट्रीटी दैट इज ओएसटी। तो यहाँ पे जो भी एयरक्राफ्ट्स का यूज किया जाएगा दे शुड बी इक्विप्ड विद सेंसर्स, और ये सेंसर्स का सर्टिफिकेशन जरूरी है सो एज टू एंश्योर द परमिसिबल रेजोल्यूशन ऑफ द डेटा दैट इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम दैट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इज की ओपन स्काईज ट्रीटी के अंदर कोई भी टेरिटरी ऑफ द लिमिट्स डिक्लेयर नहीं कर सकता है मेंबर स्टेट्स। उसका मतलब यह है कि उस मेंबर स्टेट को अपनी पूरी टेरिटरी को ओपन रखना पड़ेगा फॉर द सर्विलेंस। वो प्लेन कहीं पे भी उड़ सकता है। ऑल्दो देयर इज वन कंडीशन कि जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे फ्लाइट्स के वो होस्ट कंट्री डिटरमाइन करेगा, मतलब जिस पे सर्वेलेंस हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि फ्लाइट्स की एंट्री किस पॉइंट से होगी और एग्जिट किस पॉइंट से होगा। लेकिन एंट्री के बाद वो फ्लाइट किस एरिया से डेटा कलेक्ट करना चाहती है या कहां पे सर्वेलेंस करना चाहती है, इस पे किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती होस्ट कंट्री। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर निटिग्रिटीज ऑफ दिस ट्रीटी, किसी भी मेंबर स्टेट को अपनी फ्लाइट्स भेजनी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर्वेलेंस और इंस्पेक्शन, तो उसको 72 आवर्स का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा होस्ट कंट्री को, और होस्ट कंट्री को इस नोटिस को 24 आवर्स में एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जो ऑब्जर्वेशन मिशन है वो मैक्सिमम 96 आवर्स तक लास्ट कर सकता है। तो यहां से कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है फॉर द ऑब्जर्वेशन बट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट्स नहीं है। एक बार एंट्री होने के बाद 96 आवर्स तक वो प्लेन जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, बट इट कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरी टेरिटरी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। देन विद रिस्पेक्ट to the data collected, a copy of that data has to be given to the host country। और जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं वो इस डेटा को परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्विंग स्टेट पार्टी, मतलब जिसने ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करवाया है वो बेच सकता है इस डेटा को टू द अदर मेंबर स्टेट्स। देन देयर इज अ कमीशन दैट इज ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन, जो कि ये पूरी ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ लेट्स चेक सम डेटा आउट हियर। 2002 से लेके, मतलब जब से ये एग्रीमेंट इफेक्ट में आया है तब से लेके 2019 तक नियर अबाउट 1500 ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हैव टेकन प्लेस। और अगर हम स्पेसिफिकली यूएस और रशिया की बात करें तो यूएस ने ज्यादा इंटेंसिवली यूज किया है इस ओएसजी को देन रशिया, बिकॉज इट इज मेंशन्ड हियर कि यूएस ने नियर अबाउट 196 फ्लाइट्स का ऑपरेशन किया है, वेयर एज रशिया ने सिर्फ 71 फ्लाइट्स का ऑपरेशन किया है। और ये जो डेटा मेंशन्ड है ये फ्लाइट ऑब्जर्वेशंस इन्होंने एक दूसरे के ऊपर करे हैं, नॉट ओनली अदर मेंबर स्टेट्स। तो मेंबर कंट्रीज जो भी हैं यहाँ पे मैप में मेंशन्ड है, दे आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स एंड आर लार्जली लोकेटेड इन यूरोप एक्सेप्ट फॉर कनाडा एंड यूएसए। तो ओपन स्काईज ट्रीटी का मेंबर इंडिया भी नहीं है और चाइना भी नहीं है। ये इस मैप में ऑब्जर्व करना जरूरी है बिकॉज हमारा जो आगे का एनालिसिस है वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या हैं यूएस के इस ट्रीटी से विड्रॉ करने के। सो देयर आर बेसिकली टू रीजंस गिवन बाय द यूएस। वन ऑफ देम हैज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड सेकंड इज द इंटरप्रिटेशन दैट इज रेड बिटवीन द लाइंस। तो जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है रीजन बिहाइंड द यूएस क्विटिंग द ओएसजी इज रशिया। तो यूएस का यहाँ पे कहना है कि रशिया इस ट्रीटी का अडेयरेंस प्रॉपरली नहीं कर रहा है। तो एक सिटी है रशिया में जहां पे यूएस ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करवाना चाहता है बट रशिया उसे अलाउ नहीं कर रहा है। सिमिलरली रशिया ने यूएस की फ्लाइट्स को फॉरबिड किया है फ्रॉम ऑब्जर्विंग द मेजर रशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो ये दो कारण से ऐसा लगता है यूएस को कि रशिया हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द ओएसजी जो हमने पीछे अभी पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे यूएस का है वो ये कहना है कि रशिया ने जो भी ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स फ्लाई करी हैं ओवर द यूएस, दे हैव डन इट टू मैप आउट द अमेरिकाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आती हैं विच इंक्लूड ऑल द प्लेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बट हमने ट्रीटी के निटिग्रिटीज में देखा था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फ्लाइट्स के ऑब्जर्वेशन पर। सो ये दो मेन रीजंस एक्सप्लिसिटली दिए हैं यूएस ने फॉर द विड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। बट द रीजन विच इज इम्प्लिसिट एंड कैन बी रेड इजीली बिटवीन द लाइन्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रीजन गिवन आउट बाय the US, and that is with respect to the changes to the security environment. You see that US और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिटोरिएट होते जा रहे हैं।
and coronavirus pandemic has further accelerated this deterioration of the relations between US and China. तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट कोल्ड वॉर होगा that would be between US and China, and we saw in the previous slide कि चाइना इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है। तो यूएस के हिसाब से उस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है जिसमें वो नेशन ना हो जो यूएस के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट है। नाउ द डेज ऑफ रशिया आर गॉन एंड ऑल्सो यूएस हैज कम ओवर विथ इट नाउ, एंड द न्यू थ्रेट दैट हैज emerged for the US is China, whether be it terms of security, technology or economy. It is China which is confronting US at each and every domain. तो US को अब रशिया के ऊपर फ्लाइट ऑब्जर्वेशंस नहीं करना है बट चाइना के ऊपर करना है। तो US का ये कहना है कि इस ट्रीटी को हम अमेंड करेंगे या एक नई ट्रीटी बनाएंगे। तो इससे US का जो मतलब है वो यही है कि हम इसमें चाइना को भी इंक्लूड करना चाहते हैं so that we can conduct flight observations on China as well. So this is an important thing to note out here, which again would substantiate the theory of the coming cold war between US and China. बट हमारे लिए अब जरूरी है इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस समझना कि इस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस ट्रीटी को जब इफेक्ट दिया गया था तो उसके पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अवॉइडेड through transparency, by building confidence and by ensuring the familiarity among the state parties. तो ये जो तीन चीजें हैं that is transparency, confidence and familiarity, ये तीन चीजें ये treaty ensure करती है because suspicion always prevails where secrecy thrives. तो जहां पे भी secrecy होती है वहां पे suspicion create होता है, और इस treaty ने वो suspicion को खत्म करने के लिए allow किया था कि आप flight observations conduct करवाओ because सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो यूएस और रशिया के बीच में थी। लेकिन आज ऑलमोस्ट 18 साल बाद इक्वेशंस चेंज हो गई हैं, अब रशिया नहीं है अब चाइना है, और इसीलिए शायद ये ट्रीटी की सिग्निफिकेंस यूएस के पर्सपेक्टिव से खत्म हो रही है या कम हो गई है। एक जो इसका और सिग्निफिकेंस था अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स वाज दैट कि वो मेंबर स्टेट्स जिनके पास इस टेक्नोलॉजीज नहीं है वो इस टाइप की ट्रीटीज का यूज करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक फैक्ट है कि फ्लाइट्स ऑब्जर्वेशंस की आज की डेट में जरूरत नहीं है, सैटेलाइट्स बेटर इमेजेस प्रोड्यूस कर सकती हैं, एंड इवन प्राइवेट कंपनीज लाइक गूगल आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड इमेजेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओपन स्काईज ट्रीटी, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विथ वन important thing, that is the New START treaty जो हमने अपनी इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा था। So New START treaty stands for the New Strategic Arms Reduction Treaty. So it's again a kind of INF treaty जिसमें आर्म्स रिडक्शन की बात हो रही है। इसकी जो मेंबर पार्टीज हैं अगेन दे आर टू कंट्रीज, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। इस ट्रीटी के थ्रू ये दोनों कंट्रीज ने 2009-10 में ये डिसाइड किया था दैट वी विल लिमिट आवर न्यूक्लियर मिसाइल्स टू 1550 मिसाइल्स विथ ईच ऑफ द कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज के पास 1550 न्यूक्लियर मिसाइल्स होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी के थ्रू ये दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू ये इंश्योर हुआ था कि फर्दर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हो जाए। ये ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है 2021 फरवरी में, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का इम्प्लिसिटली ये मानना है अभी तक कि वो इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेंगे। एंड इफ दे कैन क्विट द ओपन स्काईज ट्रीटी विच इज रिलेटिवली a very small treaty when compared with the New START treaty, then obviously ये जो implicit decision है US administration का to not to renew this New START treaty gets a kind of confirmation। तो अगर US Open Skies treaty को amend करके या उसको एक नया अवतार देके चाइना को इंक्लूड करने की बात कर सकता है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन की बात करता है उसमें तो वो चाइना को डेफिनेटली लेके आएगा। एंड दैट इज द थिंग आउट हियर। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का यही मानना है कि ये जो ट्रीटी है ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है यूएस को, बिकॉज चाइना इस ट्रीटी के बाहर है और वो न्यूक्लियर आर्म्स का प्रोडक्शन कर सकता है। बट द थिंग आउट हियर इज कि यूएस और रशिया के पास जो 1550 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसके कंपैरिजन में चाइना के पास ओनली नियर अबाउट 300 है। चाइना को अगर वो लेके आता भी है तो क्या यूएस खुद अपनी मिसाइल्स चाइना के बराबर करेगा या वो चाइना को अलाउ करेगा कि आप 1550 बना लो? बिकॉज दोनों केस में डिफीट यूएस की ही है। तो ऐसा
एग्रीमेंट वो करेगा नहीं। और अगर वो स्टेटस क्यू की डिमांड करेगा कि हम 1550 रखेंगे, तुम 300 ही रखो, तो ऑब्वियस है कि चाइना एग्री नहीं करेगा। दो द कंसर्न ऑफ यूएस इज लेजिटिमेट एंड pragmatic, the way forward out here is quite vague and unambiguous in nature. न्यू स्टार्ट ट्रीटी के रिगार्डिंग अगर कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं, then definitely we'll cover it in detail in the Cracknets. Or no, that was all with respect to the Open Skies Treaty. Hope we have cracked it right. Please subscribe to our channel if you have not done it yet. Post your queries, suggestions, doubts in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.